Periodicity in behavior मतलब एक रेगुलर मैजिक नंबर्स के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू रीअकर। तो जब ऐसा होने लगा तो हमने कहा दैट इज कॉल्ड periodicity। हाँ जी बेटा मिलेंगी डेफिनेटली। अब आपके पास जब आपने ये सारा ट्रेंड समझ लिया तो अब मैजिक नंबर्स क्या थे बेटे? मैजिक नंबर्स आर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 50। ये किसके मैजिक नंबर्स हैं? दिस इज द नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ ग्रुप 1 मैजिक नंबर्स। अगर हम 8 से शुरू करते, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एंड 50, तो ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 18। 2 और 18 इन मैजिक नंबर्स को फॉलो करते हैं। Then you have 8, 18, 18, 32, 32 and 50. अभी बताते हैं ज्वाइन कर ग्रुप नंबर 2 एंड 18 में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट तो है ही नहीं ना बेटा। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसका पहला ही जो एलिमेंट है बेरिलियम से स्टार्ट करोगे, तो बेरिलियम के बाद यू हैव टू गो फॉर 8 एडिशन देन 8 एंड सो ऑन। क्योंकि ग्रुप नंबर 2 एंड 18 में तो हीलियम से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हीलियम के बाद सीधा 10 एलिमेंट्स के जंप के बाद नियॉन आएगा। और इस केस में ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बेरिलियम एंड देयर इज नो एलिमेंट इन द पीरियड नंबर 1। फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसे ग्रुप नंबर 13 टू 17 आपका एक मैजिक नंबर और कम हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट्स ने अपनी पोजीशन बदली हुई है। उसके बाद आता है 18, 18, 32, 32 एंड 50। These magic numbers are for group number 3 only. And then you have 18, 32, 32 and 50. These are for group number 4 to 12. तो ये आपके पास मैजिक नंबर्स हैं जो पीरियोडिसिटी को लीड करते हैं। यानी पीरियोडिसिटी हमें कैसे पता चलेगी वो इस कॉन्सेप्ट से हमें समझ आता है। हाँ जी बेटे, इज इट क्लियर? यस मैम। तो पीरियोडिसिटी समझ आ गया और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें हमें एक ट्रेंड नजर आता है, जिसे हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये जो ट्रेंड मैंने बोला ये डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड है। इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर में एक पीरियोडिसिटी नजर आ रही है। अगर मैं आपसे बोलूं रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसका मतलब रेडियस का जो ट्रेंड है दैट इज गोइंग टू बी, जैसे हम नीचे जा रहे हैं उस ट्रेंड में हमें एक पीरियोडिसिटी नजर आ रही है। राइट? ये बात समझ आ गई? अब बेटे प्रॉपर्टीज को अब आप कहोगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय फ्यू फैक्टर्स। किसी भी प्रॉपर्टी को कोई फैक्टर तो डिसाइड करता ही होगा ना, कोई तो ऐसी बात होगी। तो हम देंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज are decided by some factors। कुछ बहुत अच्छे से फैक्टर्स हैं जो इन प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा बिहेवियर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसी बातें करते हैं, हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, या हम कितने डोसाइल या कितने एरोगेंट हैं, ये सब बातें कैसे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं आपके सर्कमस्टांसेस पे, आपके चारों तरफ के लोगों पे, आपका जो भी और आपके चारों तरफ की सराउंडिंग जो आपको इफेक्ट करती हैं उन पे, या फिर आपके अपने जेनेटिक कॉम्बिनेशंस पे। तो वो कहते हैं जैसे हमारा बिहेवियर हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करते हैं। हमारे रिएक्शन को डिसाइड करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय द
the things we have acquired from the world or from the outer circumstantial factors, right? In the same manner, atom भी जो behave करता है, जो वो react करता है, जो वो show करता है, वो कुछ factors पे depend करता है। तो कहते हैं atom का behavior कुछ जिन factors पे depend करता है, उनमें से जो factors हमें समझ आए, those are, हम ये तो नहीं कह सकते कि यही सच है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ इतना हमें समझ आ चुका है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय सम फैक्टर्स एंड दीज आर, जो फैक्टर्स हैं दोज आर, देखो जरा, पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। वो कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज गोइंग टू डिसाइड द एटॉमिक प्रॉपर्टीज। सेकेंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। किसी की भी कन्फिग्यूरेशन उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके बिहेवियर को, उसकी रिएक्शंस करने की कैपेसिटी को डिसाइड करती है। थर्ड फैक्टर वी हैव इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ फैक्टर इट इज गोइंग टू बी स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आप कहते हो न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पेनिट्रेशन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड वन मोर फैक्टर इज नंबर ऑफ शेल्स। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बेसिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये एलिमेंट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो हमें कुछ लॉजिक, कोई रीजन लगाना हो तो हम इन फैक्टर्स के बेसिस पे वो लॉजिक या वो रीजन अप्लाई करेंगे, राइट? जब हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, तो व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? ध्यान रखना है, इट इज एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब सबसे पहला फैक्टर हम यही उठा लेते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। लेट्स डिस्कस द फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज हियर। पांचों फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद हम फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट कर पाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज दैट इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें पता है प्रोटॉन्स के बराबर होता है न्यूक्लियर चार्ज, एंड द रूल इज न्यूक्लियर चार्ज यानी Z along the period इंक्रीज करता है by 1 in each group। ठीक है, जब आप राइट पे मूव करोगे तो 1 1 1 का इंक्रीज नजर आता है, और डाउन द ग्रुप मूव करें तो इसमें भी इंक्रीज ही होता है, लेकिन वो इंक्रीज होगा बाय मैजिक नंबर्स। तो आपसे कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड, जब आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो अलोंग द पीरियड व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से मूव करेगा? तो न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बाय 1 इन ईच ग्रुप। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे न्यूक्लियर चार्ज एक एक करके बढ़ता जाएगा, और नीचे जाएंगे तो मैजिक नंबर से बढ़ेगा। अब आप इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो, देखो जरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? इट इज गोइंग टू इंक्रीज 1 by 1। नीचे जा रहे हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। क्या बता सकते हो? इसके ऊपर हाइड्रोजन था 1 और हीलियम यहाँ पे पड़ा हुआ था 2। तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप नीचे जा रहे हैं तो मैजिक नंबर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 आ गया था, अब कितना आता था सोडियम? 2 8 11 19 37
55, 87, राइट। तो न्यूक्लियर चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, ये न्यूक्लियर चार्ज का जो सिस्टम है, वो हमें क्या नजर आ रहा है? वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि न्यूक्लियर चार्ज इट्स गोइंग टू इंक्रीज अलोंग द पीरियड एंड इट इज आल्सो इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप हमें मैजिक नंबर्स पता होने चाहिए, तभी हम डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज निकाल पाते हैं। जैसे फ्लोरीन के नीचे बेटे क्लोरीन आ रहा है, तो मैजिक नंबर ऑफ ग्रुप नंबर 17 इट्स 8, ठीक है। उसके बाद था 18, 8, 18, 18, फिर उसके बाद दोबारा से 18 और फिर 32, राइट। तो आपने ये मैजिक नंबर्स ऐड किए तो इसके आंसर्स आ गए। तो अगर आपको मैजिक नंबर्स ऑफ अ ग्रुप पता हो तो और फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो तो यू कैन गेट एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। तो न्यूक्लियर चार्ज समझ आया? व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? इट इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये दोनों तरफ इंक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड भी, डाउन द ग्रुप भी। अलोंग द पीरियड इंक्रीज 1 by 1 हो रहा है, और डाउन द ग्रुप यही इंक्रीज मैजिक नंबर से होता है, राइट। जल्दी से इसे नोट कर लो। नोट कर लिया न्यूक्लियर चार्ज? Yes, ma'am. Second factor we are going to discuss is electronic configuration. ये फैक्टर आपको बताइए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी की भी प्रॉपर्टीज डिसाइड कर सकती है। कैसे? बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। It tells about वैलेंस शेल। एक तो हमें ये पता चलता है कि वैलेंस शेल कौन सा है। देन इट टेल्स अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ आ जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स participate in chemical reactions। तो नेचुरली अगर मान लो किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी आने लग जाएंगी। और हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड and fully filled subshells are very stable. Therefore, the behavior of element is affected due to this stable configuration। तो कहते हैं कुछ कन्फिगरेशन बहुत ही स्टेबल होती हैं, और जब कन्फिगरेशन स्टेबल होती हैं तो उनका जो बिहेवियर है, जो एलिमेंट का बिहेवियर है, वो उस बात से इफेक्ट होता है। तो देयर इज अ बिहेवियरल फैक्टर व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट दैट पार्ट। फॉर एग्जांपल देखो जरा, अगर मैं लिखूं P3 तो P3 इज हाफ फिल्ड P सबशेल, तो ये स्टेबल कन्फिगरेशन है। तो आप कहोगे P3 और P4 इन दोनों में से विच वन इज मोर स्टेबल? तो P3 इज मोर स्टेबल। ऐसे हमने किया था D5। D5 क्या होता था? हाफ फिल्ड। D10 फुली फिल्ड, F7 हाफ फिल्ड, F14 फुली फिल्ड।
तो आपसे कहते हैं जरा ध्यान से देखो कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस है ये बहुत ही स्टेबल होती हैं। अगर D5 हाफ फिल्ड है और स्टेबल है तो नेचुरली जो चीज स्टेबल होगी वो कम रिएक्टिव हो जाएगी। ऐसे ये फुली फिल्ड है एंड स्टेबल तो ये भी बहुत ही लेस रिएक्टिव होगा, बहुत कम रिएक्ट करने के चांसेस हैं। अगेन हाफ फिल्ड एंड दिस इज फुली फिल्ड। आप सोचो जो स्टेबल हो जाता है क्या वो अपने साथ किसी भी चेंज को होने देगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि जो भी स्टेबल हो जाता है उसको आप बदल नहीं पाते। स्टेबिलिटी जो है वो चीजों को बैलेंस्ड बना देती है, स्टेबल बना देती है, तो उनको हिला पाना, उनको चेंज कर पाना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो कहते हैं जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बहुत सारी बातें तो तभी समझ आ जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर रही होती है। तो पहला फैक्टर क्या था? वन ऑफ द फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज एंड द सेकंड फैक्टर वी हैव इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। These two factors are going to affect the properties, right? यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. Now the third part. Third case we have is, it is going to be the penetration effect. Third factor. Penetration effect. When we say penetration effect, तो penetration का मतलब होता है close to the nucleus. यानी जब आपने न्यूक्लियस ड्रॉ किया और फिर आपने शेल्स ड्रॉ कर दी तो ये 1s है, here we have 2s and then 2p, फिर आपके पास आएगा 3s, 3p, 3d, then 4s, 4p, 4d, 4f। तो वो आपसे कहते हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे एक ही लेवल पे लाई नहीं करते। These are at some different levels. तो all subshells are not at the same level in a floor. एक फ्लोर पे सबकी पेनिट्रेशन सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ इनकी ही बात करें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल, सिर्फ तीनों की बात करें, तो फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, तो ये तो मुझे पता है कि फर्स्ट शेल इज मोर पेनिट्रेटेड देन सेकंड देन थर्ड। शेल में तो पता ही होता है कि जो छोटी शेल है वो ज्यादा पेनिट्रेटेड है, जो बड़ी शेल है वो कम पेनिट्रेटेड है। तो हम कहेंगे अगर मैं शेल्स की बात करूं तो शेल्स में 1 is more penetrated than 2 than 3. First shell is more penetrated. लेकिन शेल्स में ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। लेकिन अगर मैं सब शेल्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सब शेल्स, तो S is more penetrated than P, then D, then F. तो आपसे कहते हैं कि S की पेनिट्रेशन हमेशा P से ज्यादा, then D, then F, ऐसा होगा। तो S is going to be more penetrated than P, then D, then F. That is the rule. अब 3S, 3P, 3D, तो which one is more penetrated? हम कहेंगे अगर N3 है, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा 3s, 3p, 3d। तो 3s is more penetrated than 3p, then 3d। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किस में स्टेबल होगा? क्या उसे 3s पे रहने में मजा आएगा कि 3p या 3d में? 3s। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा, therefore it will try to stay in a orbital or subshell which is close to the nucleus। ऐसी बेटा अगर N4 होता तो आप कहते हैं 4s is more penetrated than 4p, then 4d, then 4f। तो अगर आपके पास N आपको पता है तो आप पेनिट्रेशन लेवल उनका डिस्कस कर सकते हैं।
तो एक शेल के अंदर सब शेल्स का पेनिट्रेशन किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रिएक्टिविटी, उसके साइज, इन सारे फैक्टर्स को इफेक्ट कर सकता है। फोर्थ फैक्टर वी हैव इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या है वो समझना है। आप मुझे पहले सोच के इमेजिन करके बताओ, इफ देयर इज अ बल्ब and here we have a student, तो आप बताओ इस स्टूडेंट को इस बल्ब की डायरेक्ट लाइट मिल रही है। स्टूडेंट 1 इज वेरी नियर, यहां पे स्टूडेंट 2 है and this is 3, 4, student 5 and somehow 6 and 7। तो अब मुझे सोच के बताओ, सबसे ज्यादा लाइट या सबसे ज्यादा, अगर ये साउंड सिस्टम है तो सबसे ज्यादा आवाज किसको मिल रही है? स्टूडेंट 5। क्या स्टूडेंट 2 और 3 को भी सेम साउंड सुनाई देगा? सेम आवाज, उतनी ही पोटेंशियल? थोड़ा कम हो जाएगा आवाज। जो पीछे बैठे हैं बच्चे, जो पीछे, हाँ, लेस देन 1। जैसे जैसे दूर होते जा रहे हो यहाँ से आवाज कम होती जा रही है। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं टीचर से। अब बताओ टीचर की अटेंशन सबसे ज्यादा किस स्टूडेंट पे होगी? कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा नजर में आएगा? 1, फर्स्ट। ये दोनों स्टूडेंट्स जो हैं टीचर से और इन स्टूडेंट्स के बीच में ये प्रेजेंट है। स्टूडेंट 4 को इनकी वजह से थोड़ी कम अटेंशन मिल पाएगी। 5 जो है इनकी वजह से थोड़ा पीछे है, तो इसको ये सारे बीच में आ रहे हैं। 6 और 7 के बीच में ये सारे आ रहे हैं, राइट? तो अब हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा अटेंशन इस पे, देन नंबर 2 पे ये आएंगे, फिर ये और सबसे कम अटेंशन इसकी। ऐसे ही जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो हम ऐसा ही सोचते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि स्टूडेंट नंबर 6 और 7 इनके बीच में और टीचर के बीच में दीज आर एक्टिंग एज स्क्रीन्स और शील्ड्स। डू यू एग्री? समझ आ रहा है कि ये सारे इनके बीच में एज अ शील्ड एक्ट कर रहे हैं या एज अ स्क्रीन एक्ट कर रहे हैं। तो ये एज अ स्क्रीन एक्ट कर रहे हैं बिटवीन 1 टीचर एंड द 6, 7 स्टूडेंट। तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इन सब का क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है फॉर 6 एंड 7। अब बताओ स्टूडेंट 4 को कौन स्क्रीन कर रहा होगा? 1, 2 and 3। इसका मतलब इनर शेल वाले यानी अंदर वाले लोग इनको इससे स्क्रीन करते हैं। अब यहां इमेजिन करते हैं न्यूक्लियस, और ये हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन अंदर पड़े हैं और जो इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या एक्ट करेंगे? दे विल एक्ट एज स्क्रीन। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ स्क्रीन और शील्ड बिटवीन nucleus and outer electron। राइट? अब जब ये स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी?
बोलो, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो हम कहेंगे दिस विल लीड टू डिक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन outer electron and nucleus। तो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक दूरी सी, एक डिस्टेंस सा बनता जा रहा है। मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे लोग हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। रीजन इज, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत पास पड़ा हुआ है और आप इसको यहां से नहीं निकाल पाओगे। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, उस आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन का लेवल उतना ही कम होता जाता है, और जितनी कम अट्रैक्शन, उसको वहां से ले जाना, उसको वहां से निकाल पाना, उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाना, ये सब आसान होता जाएगा। तो कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट नेचुरल है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक स्क्रीन की तरह एक्ट करके दिखा रहे हैं, और वो बीच में स्क्रीन बन जाते हैं, शील्ड बन जाते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस आउटर इलेक्ट्रॉन। और इस इफेक्ट को हमने क्या बोल दिया? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये बात समझ आई? अब वो आपसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इनर शेल का, तो हमें समझ आ गया। आप सोच के देखो, अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहुत टाइटली पड़े हैं एस में, तो दीज आर एस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और एस में पड़े हैं। ऐसे ही 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी ऑर्बिटल में रहते हैं। किसी भी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होते हैं। और अगर डी ऑर्बिटल हो जिसकी शेप डबल डबल है, इलेक्ट्रॉन तो बेटा इसमें भी 2 ही रहते हैं। और फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड से शेप बना लेते, ये कोई F सबशेल है और इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो 2 होते हैं, लेकिन उनकी शेप्स अलग अलग होती हैं, साइज थोड़े डिफर करते हैं। अब आपसे कहते हैं कि आप सोच के बताओ कौन से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में पड़े हुए हैं? S। P वाले थोड़े लूज हैं, D वालों को ज्यादा ही जगह मिल गई है और F वालों को बहुत ही बड़ी जगह मिल गई है। इट मींस स्पेस वाइज देखा जाए तो यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा मिल गया, इलेक्ट्रॉन 2 है। यहाँ स्पेस थोड़ा कम, इलेक्ट्रॉन 2, और भी कम स्पेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और भी कम स्पेस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये क्लाउड थोड़ा कंसंट्रेटेड है और ये डिफ्यूज्ड है। तो हम कहेंगे जैसे जैसे में एस पी डी एफ की तरफ जा रहे हैं तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या कर रहा है? इंक्रीज। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, स्पेस increases, therefore electrons are diffused in d and f orbitals। तो d और f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बहुत डिफ्यूज्ड हो गए हैं, फैल से गए। तो अब बताओ जो डिफ्यूज हो गया है वो बेटर स्क्रीन एक्ट करेगा या फिर जो कम डिफ्यूज्ड है वो बेटर स्क्रीन एक्ट करेगा? यस। तो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए बेटर स्क्रीन एज कंपेयर टू P देन D देन F। तो हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर आता है S इज मोर स्क्रीनिंग एज कंपेयर टू P देन D देन F। तो आप कहते हो S जो है वो S और P को हम कहते हैं दे आर गुड स्क्रीन्स, गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट इज शोन। और D और F को हम कहते हैं दीज आर डिफ्यूज्ड, large sized, therefore poor screening effect।
तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी वीक सा हो जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D and F is going to be very less. पुअर स्क्रीन्स, रीजन इज इनमें इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिटल में 2 ही है, लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गए हैं, पूरी तरह से फैल चुके हैं। यानी अगर ये तीनों यही घूमते जाएं तो ज़्यादा अच्छा स्क्रीन बनेंगे। अगर ये पूरे दूर तक घूम रहे हैं तो 3 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते जा रहे हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो उनका कहना है कि जब आपके ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो जाता है तो उसकी पेनिट्रेशन आपके उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो S इज अ बेटर स्क्रीन एज कंपेयर टू P देन D देन F। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, समझ आ गया स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट? Yes, ma'am. तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट वी हैव डन। नेक्स्ट आपके पास है आफ्टर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा नेक्स्ट फैक्टर था नंबर ऑफ शेल्स। The next factor which is going to affect the properties, that is going to be number of shells. Number of shells की बात करें तो बेटा number of shells, that means the largest n in electronic configuration। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसमें जो सबसे बड़ा पीरियोडिक n होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज गोइंग टू टेल अस अबाउट नंबर ऑफ शेल्स अलोंग द पीरियड। जब आप अलोंग द पीरियड मूव करोगे, अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, and down the group number of shells increase। तो number of shells are going to increase, तो आपको number of shells is going to increases by 1 at each step। For example, हाइड्रोजन में 1 शेल, लिथियम में देयर आर 2 शेल्स, सोडियम में आपके पास आ जाएंगी 3 शेल्स। हाइड्रोजन लिथियम के बाद बेरिलियम में जाओगे तो अगेन देयर आर 2 शेल्स, बोरोन में जाएंगे तो भी 2 शेल्स, कार्बन में भी 2 शेल्स, नाइट्रोजन देयर आर 2 शेल्स, oxygen 2 shells, fluorine 2 shells, and even neon has 2 shells। तो along the period shells क्या रहेंगी? same, और down the group shells क्या होती जाएंगी? increase। So there is one more factor which is going to decide the periodic properties, or we can say properties of elements। बोलो जी, यहाँ तक समझ आया? 5 factors are clear। तो हमने 5 फैक्टर्स को डिस्कस किया। अगर मैं आपसे बोलूं नोबल गैसेस आर हैविंग वेरी स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? नोबल गैसेस आर हैविंग वेरी स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या समझ आएगा? नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा नोबल गैसेस में आप लिखोगे नियॉन है जैसे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2 2s2 2p6। इसका मतलब सेकेंड शेल पूरी तरह से भर चुकी है। तो फर्स्ट शेल एंड देन सेकेंड शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल। तो आपको नोबल गैसेस में एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। तो ये बात हमें समझ आई कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर कैसे यूज करना है, राइट? तो दिस इज अबाउट द 5 फैक्टर्स। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। देयर इज गोइंग टू बी एटॉमिक रेडियस। The next factor we have is atomic radius।
periodic property है ये आपकी. Whenever I say atomic radius, it is about radius of an atom. बोहर्स मॉडल में आपने इसको Rn कहा. According to Bohr, formula of Rn we have is 0.529. Correct. So 0.529 n square by z Armstrong. Later on, quantum model. जब आपने क्वांटम मॉडल पढ़ा तो क्वांटम मॉडल कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की एक प्रोबेबिलिटी होती है. देयर इज नो रेडियस डिफाइंड. ऐसा तो नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन हर वक्त एक ही जगह पे रहते हैं. ऐसे आ गया. दिस इज द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट और शेप ऑफ एटम इज लाइक दिस कि ऐसा है. अब रेडियस कैसे डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस कैन नॉट बी नोन. क्योंकि आपका हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कैन नॉट बी नोन साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली. हम ये जरूर कह सकते हैं कि जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी उतने रीजन का रेडियस आप निकाल सकते हो. तो रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन कैन बी कैलकुलेटेड. तो आप कहते हो रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन कैन बी नोन. क्योंकि आपके क्वांटम मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जीरो तो नहीं होता ना, प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ तो होगी. तो फॉर्मूला है रेडियस Rn, इट इज 0.53 n square by z Armstrong, and this is not the exact value, it is the approximate value. तो वो आपसे कहेंगे एग्जैक्ट रेडियस कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं. तो आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम. हम किसी भी एटम का एग्जैक्ट रेडियस कभी भी नहीं निकाल सकते. तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड because electron cloud of an atom is influenced by other nuclei as well. तो आपसे कहते हैं कि क्या आपने ये समझा कभी कि जब आप किसी एटम को कहीं पे भी रखते हो, मान लो यहाँ एक एटम पड़ा है, तो क्या दूसरे एटम का न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन क्या इनमें आपस में कोई फोर्सेस नहीं होंगी? तो आपसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल्शन. इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 इन दोनों में क्या होंगी? रिपल्शंस होंगी. सोचो, मान लो E और E डैश कर दूं तो क्या E और E डैश में कोई रिपल्शंस होंगी? तो आंसर इज यस. इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहेगा, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे रिपल्शन है, अट्रैक्शन फिर रिपल्शन और फिर से अट्रैक्शन, ऐसी कुछ फोर्सेस हैं. तो इलेक्ट्रॉन में क्या है? रिपल्शंस. और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या है? अट्रैक्शन. और न्यूक्लियस में क्या होंगी? रिपल्शंस. तो जब भी दो एटम्स बेटे एक दूसरे के पास आते हैं तो इनमें बहुत सारी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, जिनकी वजह से इनके साइज को फर्क पड़ता है. जब ये इसको रिपेल करेगा तो थोड़ा दूर चला जाएगा,
जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये एटम दूर जाना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब हो रहा है, तो दूसरों के होने से एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फर्क पड़ता है। हो सकता है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, हो सकता है उसकी शेप खराब हो जाए, तो ऐसा होने से आप उसके साइज को ठीक से नहीं निकाल पाओगे। तो आप कहोगे these are the repulsions, these are the forces present over there। तो इलेक्ट्रॉन 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 न्यूक्लियस 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 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, तो इस तरह की वहां फोर्सेस हैं, ठीक है। therefore size is affected by the surroundings। तो एटम का एग्जैक्ट रेडियस हम नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने बोहर्स मॉडल को रिजेक्ट ही कर दिया था। अब बेटा फिर हम एटॉमिक रेडियस की कैलकुलेशन ही करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस इज कैलकुलेटेड एज नंबर 1 कोवेलेंट रेडियस, या तो हम कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे। देन यू हैव मेटालिक रेडियस, वैन वाल रेडियस। तो हमारे पास 3 तरह का रेडियस है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। 3 methods are there by which radius of an atom can be calculated। तो अब हमें ये समझ आ गया है कि एग्जैक्ट रेडियस हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कोई टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी, एंड दैट टेक्निक कैन बी ईदर कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। लेकिन तीनों में से एग्जैक्ट रेडियस कोई भी नहीं है, तीनों ही नियर बाय कुछ कुछ हद तक ठीक है, बट एग्जैक्ट रेडियस हम अब तक कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो कह रहे सबसे पहले देखते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का मतलब है अगर 2 एटम्स ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, अब आप इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, और फिर उसका हाफ कर सकते हो। तो हम कहेंगे लेट सपोज दिस इज A एंड दिस इज A'। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, यहां पे रख लेते हैं पॉइंट O। तो आप कहोगे A' और उसका हाफ विच इज इक्वल टू AO, ये वाला पॉइंट तक AO, एंड दैट इज कोवेलेंट रेडियस। ये आपके पास कोवेलेंट रेडियस हो गया। सोचो दोबारा से, A और A' एक डिस्टेंस है बिटवीन, लेट अस सपोज ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, तो H और H ने आपस में बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड कैसा था? कोवेलेंट बॉन्ड था, यानी शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड। तो कुछ रीजन, कुछ एरिया वहां पे शेयर्ड था, शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड था H2 का। A' हमारा क्या हो गया? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। A' is internuclear distance in a covalently bonded homoatomic molecule। तो half of internuclear distance of a covalently bonded homoatomic molecule is covalent radius। तो क्या ये बेटा एक्चुअल रेडियस होगा? इज इट एक्चुअल रेडियस? ये एक्चुअल से कम होगा या ज्यादा होगा? ये रहा, अब सोच के बताना। ये मेरा डिस्टेंस है, यहां मैंने हाफ कर दिया, ये पॉइंट मैंने O ले लिया, तो क्या एक्चुअल रेडियस इसका AO है या AB है? AB इज द एक्चुअल रेडियस, और जो आपने लिया है वो क्या है? AO।
तो AO एक्चुअल रेडियस से क्या हो गया, कम की ज्यादा, लेस होगा, है ना। अब AO जो है वो आपका कौन सा रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, और AB हमारा है एक्चुअल रेडियस। तो नेचुरली कोवेलेंट रेडियस इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल रेडियस। तो इसकी प्रॉब्लम हमें दिखी गई है कि चाहे हम किसी चीज का कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट, but this radius is always less than the actual radius. The value of covalent radius is found to be less than the actual radius. ये रेडियस हम किन के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं फॉर नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं this radius is calculated for non-metals. क्यों? Because non-metals are generally going to form covalent bonds. Generally दो non-metals आपस में हमेशा क्या बनाना चाहेंगी, covalent bonds बनाना चाहेंगी। तो non-metals are going to have the tendency to form covalent bond with the same non-metal, जैसे O2, N2, Cl2, Br2, F2, Br2 के बाद I2। तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं। इन सब नॉन मेटल्स के लिए हम कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी बेटे बताओ, समझ आ गया कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? Yes, तो हम इसे क्या डिफाइन करें, हम डिफाइन कर लेते हैं। कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज covalent radius is defined as half of internuclear distance in a homoatomic covalently bonded molecule that is called covalent radius. For example, H2, Cl2, F2, Br2, I2 ये सब नॉन मेटल्स हैं, और आप ही समझते हो कि दो नॉन मेटल्स कौन सा बॉन्ड बना रही हैं आपस में, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट रेडियस वी हैव इज मेटालिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस के बाद हमारा अगला टॉपिक है मेटालिक रेडियस। नाम से ही समझ आ रहा है कि मेटल्स के लिए होगा। यूज्ड टू फॉर मेटल्स ओनली, तो सिर्फ मेटल्स की ही बात करेंगे। तो मेटालिक रेडियस, इट इज द रेडियस व्हिच इज यूज्ड ओनली फॉर मेटल्स। बेटे मेटल्स किससे बनी होती है? तो हम कहते हैं मेटल्स आर मेड अप ऑफ कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ कर्नल्स क्या होते थे? केटाइंस, मेटल केटाइंस। तो ऐसे बहुत सारे कर्नल्स हैं जिनको आप क्या बोलते हो, दीज आर कॉल्ड मेटल केटाइंस। ये आपस में ओवरलैप नहीं करते, सिर्फ साथ साथ पड़े होते हैं। दे आर लाइंग नियर बाय विद अ स्पेशल पैकिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा सॉलिड स्टेट में। तो आप लोग ऐसे कर्नल्स पढ़े हैं। अब दो एडजेसेंट कर्नल्स के बीच का डिस्टेंस AB और फिर इसका हाफ, तो हम कहेंगे मेटालिक रेडियस क्या है?
metallic radius is half of internuclear distance between two adjacent kernels. दो adjacent kernels के बीच का डिस्टेंस और उसका हाफ कर देंगे तो ये मेटालिक रेडियस होगा। लेकिन ये रेडियस, दिस रेडियस इज ऑफ कर्नल, ये कर्नल का रेडियस है, नॉट ऑफ मेटल। यानी ये मेटल का अपना रेडियस नहीं है, ये m पॉजिटिव का रेडियस है, ना कि m का रेडियस। तो एग्जैक्ट रेडियस तो ये भी नहीं है। समझ आया? क्योंकि कर्नल में तो इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर कर्नल में इलेक्ट्रॉन्स कम है, केटाइन है वो, तो आपने तो केटाइन का रेडियस निकाला ना, न्यूट्रल एटम का कहाँ निकाला? तो आप ये कह सकते हो कि एटम का रेडियस तो अभी भी नहीं निकला। गॉट इट? समझ आया? एंड नेक्स्ट वी हैव इज वैन डर वाल रेडियस। तो हमारा नेक्स्ट रेडियस जो हम समझने जा रहे हैं, दैट इज वैन डर वाल रेडियस। हाँ जी बेटे। हाँ जी बेटे, दोबारा बोलो। लास्ट पॉइंट ये है कि जो आपने रेडियस निकाला है, जो आपने कैलकुलेट किया है, डायग्राम को देख के लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही होगा, लेकिन जो आप कैलकुलेट कर रहे हो क्या वो एटम का रेडियस है या कर्नल का रेडियस है? क्या वो सोडियम का रेडियस होगा या सोडियम 1 पॉजिटिव का रेडियस होगा? बोलो। सोडियम 1, आपने कहा ये कर्नल है, ये भी कर्नल है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप ये हाफ ले रहे हो। तो यू आर टेकिंग रेडियस ऑफ सोडियम 1 पॉजिटिव, यू आर नॉट टेकिंग रेडियस ऑफ सोडियम इटसेल्फ। तो जब आप किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, उसे केटाइन बना देते हो, तो उसका साइज चेंज रहता होगा, राइट? समझ आ गया? हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास है वैन डर वाल रेडियस। When two atoms are not bonded to each other, even then there is a force between them called van der Waal force. जब दो एटम्स आपस में जुड़े नहीं होते, यानी उनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, अब आपस में जुड़े नहीं हैं, उनके बीच में कोई फोर्स भी नहीं है, तो आप कह सकते हो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, तब भी उनमें एक फोर्स है जिसका नाम रखा गया वैन डर वाल फोर्स। इट्स अ वीक फोर्स। ये बिल्कुल वैसी ही बात है बेटा, जब दो लोग साथ रहते हैं तो कुछ ऐसे लोग साथ रहते हैं जिनमें आपस में कोई रिलेशन होता है। जैसे आप घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हो, वी हैव रिलेशंस बिटवीन मदर, फादर, डॉटर, सन, ब्रदर, सिस्टर्स, cousins, cousin brother, cousin sisters and so on. There is a relation, there is a bond between them. लेकिन जब हम कोई दो अननोन लोगों की बात करें जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन अगर वो भी एक दूसरे के पास से निकलेंगे तो even then you will find there is a relation between the two,
और वो बहुत वीक रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन होता जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग सड़क पे जा रहे हो, तो आप नोट करोगे जब वो सड़क पे जा रहे होंगे, जितना वो पास से निकलेंगे, यू विल फाइंड देयर इज अ फोर्स बिटवीन द टू। या तो वो एक दूसरे की तरफ देखेंगे, एक दूसरे को नोटिस कर जाएंगे, एक दूसरे के कपड़े देख पाएंगे, एक दूसरे का यू कैन से थॉट प्रोसेस जज करेंगे। हो सकता है एक दूसरे को स्माइल दे दें, हो सकता है एक दूसरे को घूर दें, कुछ भी, बट देयर इज अ फोर्स बिटवीन द टू। अब ये जो वीक सी फोर्स है, जैसे आपके साथ आप अगर रिक्शा पे जा रहे हो, तो रिक्शा वाला आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, बट अगर आप उसके कपड़े देखें या आपने उसे चोट लगी हुई देखी या आपको लगा कि उसे चोट लग गई है, तो यू विल फील समथिंग फॉर हिम। आपको थोड़ा बुरा या कुछ भी ऐसा महसूस होता है। इट मीन्स सम रिलेशन इज देयर बिटवीन यू एंड दैट रिक्शा पुलर, हालांकि आपके साथ कोई रिश्ता नहीं था उसका। तो हम कहते हैं जब दो लोगों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता तो भी एक रिश्ता होता है, एंड दैट रिलेशन जिसे आप कह रहे हो, रिश्ता जिसे आप कह रहे हो, दैट रिलेशन इज नेम्ड एज वीक वैन डर वाल रिलेशन। जैसे इस मार्कर का मेरे हाथ के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं पकड़ती हूँ तो ये गिरता नहीं है, तो देयर इज अ फोर्स बिटवीन माय फिंगर्स एंड दिस मार्कर। हम कहेंगे दिस फोर्स इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्स। हमने इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में एक फोर्स है। दो सरफेसेस जब आपस में रगड़ते हैं तो आपस में जुड़ नहीं जाते, बट स्टिल देयर इज अ फोर्स बिटवीन द टू, जिसे आप कहते हो फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स भी क्यों अराइज होती है? रीजन होता है वैन डर वाल फोर्सेस आर देयर। तो बहुत ही वीक फोर्सेस हैं जिनको आप कहते हो वैन डर वाल फोर्सेस, और वो हर दो चीजों के बीच में रहती है, चाहे वो आपस में जुड़े और चाहे वो ना जुड़े। अब वो कहते हैं दो एटम्स अगर एक दूसरे के पास नहीं है, लेकिन जुड़े नहीं हुए, लेकिन ऐसे दूर पड़े हैं, तो अब इनके बीच में जो फोर्स है वो वीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते जीरो है। इसके बीच में एक फोर्स होगी, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में एक फोर्स फील करेगा, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं। इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस। Here we have weak van der Waal forces. Right? जब weak van der Waal forces वहां एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कहते हैं due to weak van der Waal forces these two atoms are quite close. जुड़ नहीं सकते, बॉन्ड नहीं बना पा रहे, लेकिन पास तो आई है। अब दो एटम्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स है, और आपने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो और हाफ कर दो, ये कौन सा रेडियस बन जाएगा? दिस विल बिकम वैन डर वाल रेडियस। तो आप कहोगे वैन डर वाल रेडियस, रेडियस वैन डर वाल, इट इज इक्वल टू a डैश बाय 2। आप बताओ क्या ये एक्चुअल रेडियस है? एक्चुअल से बड़ा है कि कम है? ग्रेटर। तो रेडियस वैन डर वाल इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एक्चुअल रेडियस। ये एक्चुअल रेडियस से बहुत ही बड़ा है। फिर हम इसको कैलकुलेट किसके लिए करते हैं? हम कहेंगे इट इज कैलकुलेटेड फॉर नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस बॉन्डिंग नहीं करती, किसी का किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनता। हीलियम नियॉन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, नियॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। तो आप कहते हो इन नोबल गैसेस में जिनमें बॉन्ड्स बनाने की कोई टेंडेंसी नहीं है, जब ये नोबल गैसेस एक दूसरे के पास होती हैं, तो हीलियम के पास कितना आ सकता है? मैक्सिमम इतना ही पास आ सकता है, बस वो इतना पास आया, हमने उसका डिस्टेंस लिया, हाफ किया, एंड दैट इज द वैन डर वाल रेडियस। तो हम कहेंगे नोबल गैसेस की केस में कोवेलेंट रेडियस नहीं निकाल सकते, मेटल्स वो है ही नहीं तो मेटालिक भी नहीं निकाल सकते, तो एक ही ऑप्शन बचा, वी कैन कैलकुलेट वैन डर वाल रेडियस इन नोबल गैसेस। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं रेडियस ऑफ नोबल गैसेस इज फाउंड टू बी वेरी लार्ज, तो आप कहोगे क्यों? तो आंसर क्या होगा? बिकॉज द रेडियस कैलकुलेटेड इज, कौन सा रेडियस निकाला आपने?
वेन डर वाल रेडियस। यस, तो आप वेन डर वाल रेडियस ही निकाल सकते हो। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप कहोगे हमें क्या पता क्यों ज्यादा आ रहा है, हमें सिर्फ इतना पता है कि रेडियस निकाला ही वेन डर वाल है, वो ज्यादा ही आएगा। एक्चुअल तो हमें पता चल ही नहीं सकता, वी कांट नो द एक्चुअल वैल्यू। तो नोबल गैसेस का एक्चुअल रेडियस तो हम कभी भी निकाल नहीं पाएंगे, हम उनका वेन डर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं जो एक्चुअल से हमेशा बड़ा होता है। तो एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी नहीं निकाल पाएंगे, ये हमें पता है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज निकाल के काम चला रहे हैं। और कैन यू इमेजिन जितनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, हम उसी से सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। हम जो भी केमिस्ट्री अब तक समझ पाए हैं वो अप्रॉक्सीमेट रेडियस वैल्यू से ही समझ पाए हैं। एक्चुअल वैल्यूज तो अभी तक हमें पता ही नहीं है, राइट? तो दिस इज अबाउट वेन डर वाल रेडियस। अब एक डायग्राम बनाऊंगी, आपने बताना है कौन सा रेडियस कैसे और क्या उसका नाम रखा गया, ठीक है? लेट अस सपोज आई हैव दिस इज iodine molecule and this is another iodine molecule and I2 solid, इसे हम कहेंगे this is iodine solid। तो iodine solid में एक I2 दूसरा I2 एक दूसरे के पास पड़े होंगे। ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो आप मुझे बताओ ए बी बाई 2 और बी सी बाई 2 ये क्या है? ए बी बाई 2 इज covalent radius of iodine और BC by 2 is van der Waal radius of, yes, van der Waal radius of iodine। तो आप आयोडीन का कोवेलेंट और वेन डर वाल रेडियस निकाल सकते थे। यू कैन कैलकुलेट दिस रेडियस, राइट? अब आपको भी समझ आ गया एक्चुअल रेडियस तो कौन सा है, कोई भी नहीं। तो आप कहोगे कोवेलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन एक्चुअल रेडियस एंड वेन डर वाल रेडियस इज वेरी लार्ज देन एक्चुअल रेडियस। The actual, is it clear? So this is about the radius, how to calculate the radius। अब रेडियस का एक कॉन्सेप्ट जो हमें समझ आ गया वो था कि हम इसे एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते थे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस कर लेते हैं आज, नेक्स्ट रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। एक तो न्यूक्लियर चार्ज, ये रेडियस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। नंबर 2, नंबर ऑफ शेल्स, ये भी न्यूक्लियस एटम के रेडियस को इफेक्ट करती हैं। method by which radius is calculated, ये भी रेडियस को काफी इफेक्ट कर जाता है। एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी रेडियस को अफेक्ट करता है। The nuclear charge, number of shells, method, and one is screening effect.
बेटा न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज उतना ही कम होगा, क्योंकि जब आप अट्रैक्शन बढ़ाओगे, न्यूक्लियस की पावर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो साइज छोटा होता जाएगा। तो हमने ये न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किसी भी एटम के साइज को कम करने की कैपेसिटी शो करेगा। मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर शुड बी द रेडियस, इट शुड बी द स्मॉलर रेडियस। एक्चुअल आंसर नहीं है, ये एक फैक्टर है। नंबर ऑफ शेल्स की बात करें तो हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जितनी ज्यादा शेल्स उतना बड़ा साइज। यहां हम कहेंगे वेन डर वाल रेडियस इज वेरी लार्ज देन एक्चुअल रेडियस। तो इसका मतलब रेडियस कैलकुलेट किससे किया, इससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो आप मुझे सोच के बताओ कि अगर बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट हो, बहुत ही पुअर, जैसे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रीन्स है, बहुत ज्यादा स्क्रीन्स आ गई चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा कि पास आएगा? अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा कि दूर? बोलो। यानी बहुत सारी शेल्स आ गई बीच में और यहां कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो नेचुरल है अगर आपके पास बहुत सारी स्क्रीन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, साइज बड़ा होने के चांसेस है। तो मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लार्जर इज द रेडियस। तो आप कहोगे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर वीक स्क्रीन्स आ जाए, बताओ जरा, वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब बताओ। Electrons will come close. Poor screening effect. Electron will come close to nucleus. अगर न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आपसे कहते हैं कि जरा ध्यान से सोचो, अगर न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स का नंबर साइज को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, साइज छोटा होने के चांसेस है। शेल्स बढ़ते जाएंगे, साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, शेल्स बढ़ती जा रही है, साइज बड़ा होता जा रहा है। तीसरा फैक्टर हमें समझ आता है कि मेथड कौन सा है। अगर आपने नोबल गैसेस का साइज निकाला, अब आप सोचो न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करेगा या शेल्स, तो नहीं, नोबल गैसेस में तो साइज डिसाइड करेगा, उसका मेथड क्या है। नोबल गैसेस का साइज क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि हमारा मेथड ही गलत है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम कहेंगे वेन डर वाल रेडियस निकाल रहे हैं, इसलिए आंसर गलत आ रहा है या बड़ा आ रहा है। और फिर हमें कहा गया स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो जितनी ज्यादा स्क्रीन्स होती हैं साइज उतना ही क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। 4 स्क्रीन्स हैं, 5 स्क्रीन्स हैं, तो साइज और बड़ा। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक हो जाए, पुअर हो जाए, कमजोर पड़ जाए, स्क्रीन्स बहुत वीक हो जाए, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और साइज कम हो सकता है। तो साइज को ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इन फैक्टर्स की वजह से एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या बनेगा, व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, उसको पूरा डिस्कस करके देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करना है, एटॉमिक रेडियस को, ठीक है। और आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने थे और आपने मेरे से डाउट्स नहीं लिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी कंप्लीट अलॉन्ग विद द असाइनमेंट्स जो भी मैंने आपको दी हैं, जो भी मैंने टेस्ट दिए हैं, ये सब अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि अब नेक्स्ट टेस्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आ सकता है। तो इसलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर साथ में लेके चलना है। तो इसलिए कोशिश करो कि वो चैप्टर अच्छे से आपका डन हो जाए, राइट? ओके बेटा, ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। आज इतना ही करेंगे, रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। ओके जी, थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू।